गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा अपठित पद्यांश, इसलिए आपको फिर से एक बार स्पष्ट कर दें। सामने अ उपसर्ग लगा होने का तात्पर्य है बिना पढ़ा हुआ। अपठित माने जिसको पढ़े आपको पढ़ाया नहीं गया है, जैसे जो हमने पाठ पढ़ा उसमें से जो है वो है पठित, और ये जो गद्यांश होंगे वो होंगे अपठित। तो आपको जैसे पद्यांश का बताया गया, इसमें भी आपको एक अपठित गद्यांश को प्रारूप के लिए बताया जा रहा है। एक बार फिर से ध्यान देंगे बच्चे कि एक बार आपको प्रारूप के लिए यह बताया जा रहा है, माने पढ़ाने का तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ यही अपठित गद्यांश आएगा या आप जो कंठस्थ कर रहे हैं उसी प्रकार के ही गद्यांश होंगे। अपठित गद्यांश से तात्पर्य है गद्यांश जिसमें आपको पढ़ना है, शब्दों के अर्थ लगाते हुए उसका आपको अर्थगत प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच पाना है। कहने तक का तात्पर्य है जैसे हमने आपको कविता माने पद्यांश में बताया, अपठित पद्यांश में कि जैसे हम पढ़ाते समय आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको भी अर्थ लगाना है। किसके? शब्दों के अर्थ निकालते हुए आपको वाक्य का अर्थ निकालना है, और वाक्य का अर्थ निकलेगा तब उसमें से आप निकाल पाएंगे जिन प्रश्नों को आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार फिर आपको याद दिला दें कि आपका स्तर माने 11th का स्तर में आपको जितनी समझदारी होनी चाहिए उसके स्टैंडर्ड पे उस प्रकार रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीर्षक लिख दें और जो प्रश्न आपको दिया जा रहा है सीधा सीधा उसका उत्तर ही गद्यांश में मिले। आपको अर्थ लगाना है, और किसी भी गद्यांश में पढ़ते समय पाठ में भी जो निश्चित गद्यांश होता है आपको उसका प्रसंग बताया जाता है। वैसे ही कोई भी गद्यांश का अर्थ है वो अपने आप में एक पूर्ण गद्य रचना है, माने उसका एक निश्चित अर्थ होगा, एक निश्चित उद्देश्य होगा, जो उसमें बातें बताई जा रही उसका एक केंद्रीय भाव होगा। और आपको ध्यान दिलाया गया था कि प्रैक्टिकल माने पढ़ते समय आपको काव्य में लय, विराम चिन्हों का और भावनाओं का ध्यान रखते हुए पढ़ना है, माने जिस प्रकार के रस का या अलंकार का प्रयोग है उसको उसी प्रकार से पढ़ना है। वैसे ही स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे कि वाचन और श्रवण में गद्यांश भी है, माने पढ़ते समय किन किन चिन्हों, विराम चिन्हों का प्रयोग है, कहाँ रुकना है, और जैसे एक पैराग्राफ पूरा होता है उसके बाद अगला पैराग्राफ है तो वहाँ पर रुकना है। इस प्रकार से आपको पढ़ते समय वाचन, और यदि कोई पढ़ के आपको कोई गद्यांश सुना रहा है तो आप उसकी भावनाओं को समझ सके। जैसे समाचार है तो समाचार है माने निश्चित है कि कहीं पर की हुई कोई घटना है, तो आपको उसी प्रकार पढ़ना होगा। और पढ़ते समय आपको ऐसे भावों का प्रयोग करना है कि सामने वाला उसको देख सुन समझ रहा है। और यदि किसी प्रकार की आपकी अपेक्षा है, यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं सामने वाला सुन रहा है तो भी उसमें उसी प्रकार की भावनाएं होंगी। अभी अपठित गद्यांश है जिसको पढ़ते समय आपको ध्यान रखिए ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। शुरू के ही शब्द में देखिए राष्ट्रीय भावना माने हम भारतीय हैं, भारत हमारा राष्ट्र है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपको जब गद्यांश दी जाएगी तो उसमें बताया जाए, आपको उसमें अनुभव करना है। पहले गद्यांश पढ़ेंगे। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति भाषा का साधन अपरिहार्यतः अपनाता है। कबीर ने गूंगे कैसी सरकरा उक्ति का प्रयोग किया था। इस पर उनका लक्ष्य शब्द रूप भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। इसमें बताया जा रहा है आपको दिव्य ईश्वरीय आनंदानुभूति के संबंध में भले ही कबीर ने, माने ये जो वाक्य कहा था कबीर ने, आगे इसमें है प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर
कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत, सागर, सरिताएं आदि भी बाधाएं उस राष्ट्र के भी उसके पारस्परिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती। माने इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने से अवरोधक आधुनिक माने जो वर्तमान समय में है, आजकल है, विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मेरे इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ने से ही आपको यह आभास हो गया कि ये राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है। अब इसमें है बहुत से शब्दार्थ, जैसे अभ्युदय माने उगना, माने आगे बढ़ना, विकास होना। संवेदना, हम किसी चीज को अनुभव जो कर पाते हैं। अभिव्यक्ति माने जो हम अनुभव कर उसको अभिव्यक्त करते हैं, माने किसी के सामने हम दर्शा। विकल्प माने जिसका एक से अधिक विकल्प हो, जिसमें से कोई चुन पाए। शर्करा माने होता है शक्कर, और शक्कर मिठास के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्युत, जैसे हम किसी की बात को सुन रहे हैं तो उसका उत्तर देना, या कोई हमसे कुछ पूछ रहा है तो उसके अपेक्षागत उत्तर देना, ये कहलाता है प्रत्युत्तर। और अत्यावश्यक में दो शब्द हैं, अतिधन, आवश्यक। नीर किसका पर्यायवाची है? पानी का। बहता नीर से तात्पर्य है बहता हुआ पानी। अवरोधक माने जिससे रुकावट आए। भौगोलिक बाधाएं माने जो पृथ्वी की बनावट है उसके आधार पर कहीं कहीं पर प्रकृति में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। अब आपको वाक्य के अनुसार इसका अर्थ निकालना है। जैसे राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। अभ्युदय माने आगे बढ़ना, जैसे सूर्य उगता है और उगते जाता है, दिन का चढ़ना, वैसे ही राष्ट्रीय भावना हम सब लोगों में, भारतीयों में हो पाए उसके लिए, और भारत के विकास के लिए भाषा एक प्रमुख तत्व है। ये गद्यांश में आपको मुख्य रूप से बताया जा रहा है। आगे, मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु, जैसे हम किसी से कुछ चाह रहे हैं या कोई हमसे कुछ बोलना चाह रहा है तो एक निश्चित भाषा होगी, उक्ति होगी, जिसमें वह विचार करेगा, तभी हम सुन पाएंगे। या हम किसी से कह रहे हैं तो ये कहलाती है अभिव्यक्ति। और इसके लिए आवश्यक क्या है? बोलना। अब यदि हम बोल रहे हैं, सामने वाला उसको सुनकर समझ नहीं पा रहा है तो ना आपके लिए काम का है ना सामने वाले के लिए। तो इसलिए लेखक कहते हैं, जो भी इस गद्यांश को लिख रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी से कुछ कहें या कोई हमसे कुछ कहे, उसके लिए आवश्यक क्या है? भाषा है। अब भाषा में आवश्यक है शब्दों को पहचानना, माने यदि कोई बोल रहा है तो उसकी भाषा को सामने वाला सुन पाए और समझ पाए। कबीर ने बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की है। कबीरदास जी को आप अच्छे से जानते हैं कि उनकी भाषा सधुक्कड़ी थी। स्थानीय लोग जिस प्रकार की भी भाषा बोलते थे उसी प्रकार की भाषा बोलते थे। तो उनके अनुसार भाषा बहता नीर है, माने बहता हुआ पानी है, जिसको बांधा नहीं जा सकता, बंधित नहीं किया जा सकता। और बहता नीर ही काम आता है। क्यों? क्योंकि रखा हुआ पानी एक दिन वह उपयोग के लायक नहीं रह जाता। तो वैसे ही ये जो भाषा है, राष्ट्र के विकास और सामाजिक बाधाओं को दूर करते हुए विचारों का आदान प्रदान होगा, समस्याएं होंगी और जान पाएंगे
तो विविधताएं जैसे पर्वत, सागर, सरिताएं, माने सागर है, समुद्र है, नदी है, पर्वत है, इन सब से प्राकृतिक रूप से मिलकर हमारा भारत है। तो ऐसे ही राष्ट्र को चलाने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए भाषा भी उतनी ही आवश्यक है। आधुनिक युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से, माने जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि दूरियां बहुत कम हो चुकी हैं, किससे? नेट के प्रयोग से। वैसे ही अब आवश्यकता इस बात की है कि एक दूसरे को समझने के लिए बीच में बिना किसी माध्यम के, माने ऐसा नहीं है कि दो भाषाएं हैं तो एक भाषा को सुनकर दूसरा ट्रांसलेट करे तब तीसरा सुने। इस प्रकार से पूरे राष्ट्र में केवल एक ही भाषा हो और इस भाषा का प्रयोग उसी स्तर पे हो पाए तो राष्ट्र की उन्नति होगी। इस प्रकार से आपको गद्यांश का अर्थ निकालना है। अर्थ निकालने के बाद नीचे देखिए प्रश्नों के उत्तर। राष्ट्रीय भावना के विकास में भाषा की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? सबसे ऊपर लाइन में लिखा है कि राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा एक प्रमुख तत्व है। और उसमें अगले लाइन तक, माने आपको 10वीं में जैसे एक लाइन में उत्तर पूरा होता था, नहीं करना है, बल्कि आगे तक उसको समझकर उसका उत्तर लिखना है कि भावों की अभिव्यक्ति, संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का उतना ही महत्व है। दूसरा प्रश्न है, दिव्य ईश्वरीय आनंदानुभूति के संबंध में कबीर की क्या उक्ति है? कहाँ पर है यह उल्लेख? आप गद्यांश में देखेंगे और उसके अनुसार उसका उत्तर लिखेंगे कि दिव्य ईश्वरीय अनुभूति के संबंध में कबीर ने गूंगे के की शर्करा, क्या कहा है? गूंगे के की शर्करा उक्ति का प्रयोग किया है। उनकी यह उक्ति भाषा के महत्व को नकारने के संदर्भ में नहीं, माने भाषा को बहता नीर कहकर उन्होंने उसका महत्व प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रहित के लिए भाषा तत्व के विषय में विद्वानों की क्या मान्यता है? आप जो ऊपर हम पढ़े और अर्थ लगाए उसके अनुसार इसका उत्तर ढूंढें और लिखें। ऐसे ही आपको अपठित गद्यांश का उत्तर लिखना है और सम्यक ध्यानपूर्वक, माने अर्थ लगाते हुए पढ़कर इसका प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये आपके 11th के पैटर्न के अनुसार ही है और इसमें आपको वार्षिक परीक्षा तक के लिए उपयोगी है।